प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेजेस में कह सकते हैं। बातें बंद कर दें आप सारे बच्चे, बातें बंद कर दें प्लीज। अच्छा, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इसके मैं कुछ ज्यादा सारे केसेस भी डिस्कस कर लूंगा। पहले तो जरा छोड़ें इस टॉपिक को छोड़ें, हम जरा आपस में अपनी डिस्कशन करते हैं। प्रॉफिट और लॉस हमारी दुनिया में क्या है। अब सारे ऑलमोस्ट 15-16 साल की उम्र तक पहुंच ही गए हैं, तो किसी न किसी एतबार से कभी आपने ये लफ्ज सुना होगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या मुझे लॉस हुआ है। कोई चीज खरीदी होगी, बेची होगी, उस अंदाज में आपको प्रॉफिट या लॉस का कॉन्सेप्ट जो सा है ना, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। पहली बात तो यह है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज होती है उसमें एक चीज होती है, जरा प्लीज यार इधर दोबारा लेट आए ना तो मेरी क्लास में मत आना। इधर देखो सारे बच्चे, सेलिब्रिटीज नहीं आई हैं, लेट कमर्स आए हैं। मैं ये बात कर रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग जब बचपन में छोटे थे और हम लोगों ने नोट किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। मिसाल के तौर पे मार्कर है मेरे हाथ में, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। ये मार्कर मैं खरीदता हूं 10 रुपए का। मार्कर कितने का खरीदता हूं? 10 रुपए का। और मैं ना इसको बेचता हूं 12 रुपए का। मैंने बेच दिया कितने का? 12 रुपए का। मैंने ये मार्कर क्या कर दिया? सेल कर दिया। मैंने मार्कर कितने का सेल कर दिया? 12 रुपए का मैंने सेल कर दिया। मुझे बात बताओ, मैंने प्रॉफिट किया या नुकसान किया? मैंने प्रॉफिट कमाया ना। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट कितना था? क्या 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे? नहीं, मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 2 रुपए का। बच्चा बाहर ऊपर जा रहा है, इन बच्चों को इधर बुलाएं। प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 रुपए का हुआ। 10 रुपए क्या थे? 10 रुपए क्या थे? परचेजिंग प्राइस थी। 10 रुपए क्या थी इस मार्कर की? परचेजिंग प्राइस थी। चली जाओ बाहर। 10 रुपए क्या थी? परचेजिंग प्राइस थी। 12 रुपए क्या थी? 12 रुपए प्रॉफिट नहीं था। 12 रुपए क्या था? सेलिंग प्राइस थी। 2 रुपए क्या थी? ये अल्फाज आप चूज करें अपनी मर्जी से, मैं वही अल्फाज क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया करूंगा। 10 रुपए कौन सी प्राइस थी? परचेजिंग प्राइस थी। ये वो प्राइस थी जितने की मुझे पड़ी है ये चीज। ये वो कॉस्ट प्राइस है जो मैंने पे की है इसको खरीदने के लिए। ये वो एक्चुअल प्राइस थी 10 रुपए इसकी। मैंने अब इसको आगे बेची। कितने की बेची? जितने की भी बेचूंगा, अगर कम पैसों की बेचूंगा तो वो नुकसान में बेचूंगा, ज्यादा पैसों में बेचूंगा तो मैं प्रॉफिट में बेचूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि मैंने 12 रुपए की ये चीज मैंने बेच दी। 12 रुपए की मैंने बेची, तो ये जो 2 रुपए आया, 2 रुपए क्या था? 2 रुपए क्या था? प्रॉफिट। 2 रुपए क्या था? प्रॉफिट। 12 रुपए क्या है? 12 रुपए क्या, कौन सी प्राइस होगी? सेलिंग प्राइस बोलेंगे इसको। चले, मार्कर के अलावा मैं एक घड़ी बेचता हूं। मैंने मिसाल के तौर पे 100 रुपए की खरीदी है। ये घड़ी कितने की खरीदी है? 100 रुपए की खरीदी है। और ये घड़ी में 150 की बेचता हूं। मैं कितने की बेचता हूं? 150 की बेच देता हूं। मुझे बताएं 100 रुपए क्या थे मेरे लिए? परचेजिंग प्राइस थी मेरे लिए। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब परचेजिंग प्राइस 150 रुपए क्या है मेरे लिए? 50 रुपए क्या है मेरे लिए? ये 50 कैसे निकाल रहे हो आप लोग? किस में से किसको माइनस कर रहे हो? ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है। ये जो परसेंटेज है ये रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है, कभी भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। हम इसको जब मैथ्स समझेंगे तो खामखा एंजाइटी होने लग जाएगी। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? एक मिनट। हमने 100 रुपए की खुद खरीदी, जो कॉस्ट प्राइस है इसकी कितनी है? 100 रुपए, यानी परचेजिंग प्राइस कितनी है इसकी? 100 रुपए। ठीक है बात के नहीं? और मैंने इस पे कुछ फार्मूला दिमाग में अप्लाई किया। मैंने उसको कहा यार ये महंगी बेचूंगा, मैं 150 रुपीज की बेचूंगा। और एक कस्टमर आया, उसने मुझसे खरीद ली।
150 रुपए की खरीद ली, तो 150 मेरे वर्डिंग्स में, मेरे सवाल में सेलिंग प्राइस को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? सेलिंग प्राइस को। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? आ रही है? अब ये अल्फाज है तीन। एक है परचेजिंग प्राइस जो कि कॉस्ट प्राइस थी, जो कि क्या थी? मेरे हाथ की तरफ देखना, ये है हमारी परचेजिंग प्राइस। अब मैं कितने की बेच रहा हूं, मेरा हाथ किधर जाना चाहिए? ऊपर जाना। मैंने कितने की बेच दी? तो ये जो सा मेरा ये वाला लेवल है, इट इज द ओरिजिनल लेवल, जिसके हिसाब से मैं देख रहा हूं, जिसको मैं रेफरेंस मान रहा हूं अपना, जिसको मैं स्टैंडर्ड मान रहा हूं अपना, जिसको मैं ओरिजिनल प्राइस मान रहा हूं। अगर मैंने मिसाल के तौर पे ये 100 रुपए की खुद खरीदी और मैं 80 रुपीज में बेच रहा हूं इसको, मैं कितने में बेच रहा हूं? 80 रुपये में बेच रहा हूं। तो मुझे बताएं 80 रुपीज क्या है? 80 रुपीज इज स्टिल द सेलिंग प्राइस। 20 रुपीज क्या है? 100 रुपीज क्या था? 100 रुपीज क्या था? इट वॉज द परचेजिंग प्राइस। 100 is still the purchasing price, it is still the actual price, it is still the cost price। हाँ या ना? बात समझ आ रही है? ये वो स्टैंडर्ड प्राइस है जिसके हिसाब से आप मुझे बता रहे हो 20 रुपीज और 50 रुपीज, लेकिन 50 के साथ आप लफ्ज लगाते हो प्रॉफिट का, 20 के साथ लफ्ज लगाते हो आप लॉस का। 20 के साथ लफ्ज लगाते हो किसका? लॉस का। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो हमने हमेशा क्या किया, हमने अपनी जो परचेजिंग प्राइस थी, परचेजिंग प्राइस, या इसको बोल दूं कौन सी प्राइस? कॉस्ट प्राइस, या इसको बोल दूं कौन सी प्राइस? एक्चुअल प्राइस। क्या बोल दूं इसको मैं? परचेजिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, या हम इसको बोल देते हैं एक्चुअल प्राइस। ये हमेशा हमारा वो स्टैंडर्ड लेवल होता है। अगर मैंने इससे ऊपर जाकर कोई चीज मैंने बेच दी, लेट्स से यहां पे मैंने सेलिंग कर दी, क्या कर दी? इस प्राइस पर मैंने जाके सेलिंग कर दी। मैंने कितनी की खरीदी थी वो चीज? 100 रुपीज की खरीदी थी। मैंने सेलिंग कितनी की कर दी? 150 रुपीज की कर दी। तो ये जो सा लेवल का जो डिफरेंस है यहां से लेकर यहां तक का, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट। इसी तरह से जब मैं यही चीज मैं नीचे किसी प्राइस पर बेच देता हूं, अगर सेलिंग प्राइस किधर हो जाए? यहां पे हो जाए। अगर सेलिंग प्राइस यहां पे हो जाए, तो फॉर एग्जांपल मैंने कितने की बेची? अब ₹80 की बेची। कितने की बेची? ₹80 की बेची। तो ये मुझे बताएं, जो ये वाला फर्क है ये क्या कहलाया जाएगा? ये क्या कहलाया जाएगा? ये लॉस कहलाया जाएगा। जो फर्क होगा किस किस का? एक्चुअल प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो लॉस किस तरह से मैं निकालूंगा? ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है। प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसा है कि नहीं? मुझे बताएं बच्चों, प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस, ये आप लोगों ने किया ना ऐसे। लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये भी आप लोगों ने ही मुझे, आप लोगों ने लफ्ज -20 को तो नहीं ना लगाया था, आप लोगों ने लफ्ज कौन सा लगाया था? 20 का ही लगाया था ना। बताएं मुझे, हर बच्चे ने लफ्ज 20 कहा था, लेकिन ये जो लफ्ज आपने अपने मुंह से निकाला ना लॉस का, अपने मुंह से कौन सा लफ्ज निकाला? 20 रुपीज का लॉस। अब -20 नहीं बोलेंगे। -20 डॉलर्स होते ही नहीं है कंप्यूटर्स में, सॉरी मैथ्स में। डॉलर्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, करेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। बट द वर्ड्स दैट यू अटैच विद दोस, लॉस जाती तौर पे खुद ही एक नेगेटिव लफ्ज है, तो माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो कॉन्सेप्ट वाइज हमेशा लॉस क्या होगा? वो कॉस्ट प्राइस, चूंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, आपने कम की बेची है, तो जो लॉस है या प्रॉफिट है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइसेस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, सीधी सी बात है, ये डिफरेंस है दो प्राइसेस का। कौन कौन सी प्राइसेस? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अगर प्रॉफिट है, दो सिनेरियोज हैं। अगर प्रॉफिट वाला सिनेरियो हुआ तो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगी गर्ल्स एंड बॉयज? ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगी। क्या होगी? ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हमेशा याद रखो, ये आपकी है वो स्टैंडर्ड, ये क्या है आपका? ये वो स्टैंडर्ड प्राइस मानी जाती है। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है?
ये वो स्टैंडर्ड प्राइस मानी जाती है। ठीक है बच्चे, इसको बंद कर दे, बीमार हो जाएंगे, इसको बंद कर दे। ये कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या मानी जाती है? स्टैंडर्ड मानी जाती है। और स्टैंडर्ड क्या होता है? हमेशा हमारे केस में 100% होता है। हमेशा क्या होता है? 100%। तो जब मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो प्रॉफिट की बात करते हुए कॉस्ट प्राइस, परचेजिंग प्राइस, एक्चुअल प्राइस, ये जितने की आपको पड़ी है वो चीज, वो क्या होगी? 100% होगी। क्या होगी वो? 100% होगी। समझ आ रही है? आप आगे कितने की बेचते हैं वो ज्यादा पैसों की भी बेच सकते हैं और कम पैसों की भी बेच सकते हैं। जब आप ज्यादा पैसों की बेचेंगे बच्चों तो वो आएगा आपका मुझे लगता है इसका सेल शायद कमजोर है ये, आई डोंट थिंक सो, नहीं यहाँ पे नहीं है। जब ज्यादा पैसों का आप बेचेंगे बच्चों, उसका मतलब ये है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। सेल जितने की आपको चीज पड़ी है ना, उससे जितना भी फर्क आया ना सेलिंग प्राइस में, वो जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है सारे का सारा। वो सारे का सारा क्या है? आपका मुनाफा, आपका प्रॉफिट है वो। तो आप इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, जैसे दिल करता है माइनस करें। तो जब मैं लफ्ज इस्तेमाल कर दूं ना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइसेस, सेलिंग एंड कॉस्ट, तो आप देख लें प्रॉफिट में तो हमेशा सेलिंग ज्यादा होगी और कॉस्ट कम होगी। सब्ट्रैक्ट करो, आंसर निकाल लो। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? और इसी तरह से जब आप लॉस निकाल रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, मतलब आपने ज्यादा, परचेजिंग प्राइस आपकी ज्यादा है, सेलिंग आपकी कम हो गई है, तो मैंने तो लफ्ज ही बड़ा जनरलाइज इस्तेमाल कर दिया कि आप डिफरेंस निकालें। तो आप फिर कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे और आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे जो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज है, इट इज ग्रेटर देन 100%। इट इज ग्रेटर देन 100%। और 100% कौन है? ये वो स्टैंडर्ड प्राइस है। 100% कौन है? ये वो स्टैंडर्ड प्राइस है। ठीक हुई मेरी बात के नहीं? बच्चों समझ आ गई? सो कॉस्ट प्राइस जी बेटा, नहीं ये लफ्ज मुख्तलिफ आते हैं। इंक्रीज डिक्रीज के साथ, इससे तो सारे डिस्काउंट भी उसकी तरह का ही होगा, सारे कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट भी उसी की तरह से होगा। तो नहीं बोलेंगे सिमिलर, अल्फाज मुख्तलिफ है, तरीका एक ही इस्तेमाल में करवाऊंगा सारों को। आपने सिर्फ अंग्रेजी समझ के उस को उर्दू में ट्रांसलेट करना है और उससे आपने वैल्यूज निकालनी है। सिर्फ एक चीज आप निकालो हर सवाल में कि स्टैंडर्ड क्या है। और जितनी दफा भी मैं 100% बोलता हूँ, ये हमेशा मैं रियलिस्टिकली बोल रहा होता हूँ। मतलब रियलिटी में भी ऐसा ही होता है कि जिसको आप स्टैंडर्ड बोलते हैं, जिसके हिसाब से आप कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कल के केस में ओल्ड एंड न्यू परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया जा रहा था, या ओल्ड एंड न्यू प्राइस के बारे में या वैल्यू के बारे में डिस्कस किया जा रहा था, तो होता ही ऐसे है। देखिए मैंने आपको आपके घर की मिसाल दे दी कि आपके माँ बाप जब आपको कंपेयर कर रहे होते हैं किसी से कि जी फलाने के बच्चे को देखो वो कितना अच्छा बच्चा है, ठीक है, तो वो उसको स्टैंडर्ड मान रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको इवैल्यूएट करते हैं और उनके फॉर्मूले में आप हमेशा लूजर ही हैं। मतलब वैसे माँ बाप की, मेरे भी शायद इसी तरह से है, मेरे तो नहीं समझते ऐसे, बचपन में समझते थे, मिसालें देते थे मुझे। अभी कभी कभी अम्मी मिसाल दे देती है, फलाने को देखो, टमकाने को देखो, लेकिन वो मुझे अकेले में ऐसे की बोलती है, ठीक है, ताकि मैं हमेशा, वालिदैन तो चाहते हैं कि उनका बच्चा आइडियल वर्जन बन जाए अपनी एज के हिसाब से। हर एक माँ बाप की ख्वाहिश ऐसी होती है, बेशक वो लड़कियां हैं या वो लड़के हैं। तो खैर कहने का मतलब ये है कि आपको ना एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा होता है। किसके साथ? एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा होता है। स्टैंडर्ड कौन होता है? वो एक, आप अगर अपनी वैल्यूज के हिसाब से आप देखें तो ओल्ड प्राइस हमेशा आपकी स्टैंडर्ड बनी हुई होती है। पास्ट कॉन्सेप्ट्स के अंदर, इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले के अंदर, उसको आप हमेशा स्टैंडर्ड मान रहे होते हैं। उसके हिसाब से अगर न्यू वैल्यू ज्यादा हो जाए, मतलब आने वाली जो अगली वैल्यू है वो ज्यादा हो जाए, तो वो इंक्रीज कहलाएगा। नेचुरल सी बात है कि नहीं? और अब जो वैल्यू, वो आने वाली वैल्यू कम हो जाए तो वो डिक्रीज कहलाएगा। तो ये जो जितना फर्क है इसके अंदर, डिफरेंस अगर कम हो गई न्यू वैल्यू तो डिक्रीज होगा, ऊपर अगर ज्यादा हो रही है तो जो डिफरेंस निकलेगा वो नेचुरली इंक्रीज आएगा। तो इंक्रीज में न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू करेंगे, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि जो न्यू वैल्यू है इट विल बी बिगर एंड ओल्ड वैल्यू विल बी स्मॉलर। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? लाइकवाइज इन द डिक्रीज केस, ओल्ड वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, न्यू वैल्यू कम हो जाएगी, स्टिल फाइंड द डिफरेंस, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। क्लियर हो रही मेरी बात? मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूं तो ये जरा प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ये क्वेश्चन का सिनेरियो तब्दील हो रहा है।
क्वेश्चन का सिनेरियो तब्दील हो रहा है। अब ये मुनाफा, ये बिजनेस के हिसाब से बातें चल रही हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो जो कॉस्ट प्राइस कौन सी प्राइस होती है? इट इज द अमाउंट विच यू पे फॉर समथिंग, विच यू पे फॉर समथिंग। लिख लें अपने पास, इस पूरे को हाईलाइट करके लिखें। इट इज द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट। इट इज द प्राइस at which an item is bought। ये वो प्राइस है जिसके ऊपर एक चीज को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। इट इज द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारे बच्चे कि नहीं? सबको समझ आ रही है? ये वो प्राइस है जिसके ऊपर एक आइटम को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। समझ आ रही बात की कि नहीं? ये वो कौन सी प्राइस है? वो एक्चुअल प्राइस है। अब इसके हिसाब से आप ज्यादा की बेच रहे हैं या कम की बेच रहे हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है बच्चों, यहां तक मेरी बात समझ आ गई? और अगर मैंने प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर लेना, सच एज प्रॉफिट कितना है? इट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से मैं जब लॉस की बात करता हूं, इसी तरह से मैं जब लॉस की बात करता हूं, लॉस में सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगी? कॉस्ट प्राइस से क्या होगी? छोटी होगी। लॉस में हमेशा क्या होगी? कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस आपकी कम होगी। ठीक है ये बात कि नहीं? मतलब ये कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि सेलिंग प्राइस विल बी लेस देन 100%। सेलिंग प्राइस विल बी लेस देन 100%। ठीक है और लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस इज इक्वल्स टू बड़ी वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। एक साइड नोट के तौर पे एक बात लिखें, प्रॉफिट स्लैश लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन, प्रॉफिट स्लैश लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन two prices, that is profit slash loss is the difference between two prices, that is selling price and cost price, selling price and cost price। ठीक है अब अगर मिसाल के तौर पे मेरी बात सुने, अगर 10% का प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है तो उसकी सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या होगी? बताएं मुझे। 110% की। और इसी तरह से अगर हमें लॉस हुआ है 10% का, अगर हमें लॉस हुआ है 10% का तो मुझे बताएं सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या होगी? 90% होगी। क्या परसेंटेज होगी? 90% होगी। ठीक है बच्चों, यहां तक मेरी बात समझ आ रही है सारों को? असल में ये जो अल्फाज की अदायगी है ना, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये वो बिजनेस की टर्म्स में आ जाता है, वो सिर्फ एक पुरानी और नई वैल्यू की तर्ज में आ जाता है। ठीक, इसमें लफ्ज हमेशा कौन सा इस्तेमाल होगा? आप सवाल पढ़ेंगे तो परचेजिंग का लफ्ज इस्तेमाल होगा, कॉस्ट का लफ्ज इस्तेमाल होगा, एक्चुअल का लफ्ज इस्तेमाल होगा। उसमें कभी भी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल होगा। उसके वर्डिंग्स कैसी आएंगी? ओल्डर वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ऐसे अल्फाज उसके ऐसे आएंगे। या समटाइम वैल्यू भी नहीं बताएगा, आपको सिर्फ साल बता देगा, ईयर बताएगा, और उस साल में देखना आपने कंपेयर करना है। जो पुराना साल होगा वो उसको ओल्ड बोल देना, जो नया साल होगा उसको न्यू बोल देना, क्योंकि ये दुनिया का असूल भी ऐसा ही है। ठीक है, अगला सवाल जी। और कोई सवाल? सॉरी, टैक्स भी पढ़ेंगे हम। यहां तक कोई सवाल है तो बताइए। एक क्वेश्चन लिखें प्लीज। अ कार वॉज बॉट फॉर $4,000 a
A car was bought for कितने $1,000? $4,000. It was sold at $5,000. Find the percentage profit. Find the percentage profit. जिससे हमारी आदत है कि हम सवाल लिखते हुए हमेशा क्या करते होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज उसको हाईलाइट करते हैं। पहला सवाल है, देख लें। अ कार वॉज बॉट फॉर $4,000. ये बाइंग प्राइस है। कौन से वाली? बाइंग का सिनोनिम क्या होता है? परचेजिंग। तो परचेजिंग प्राइस हमेशा कितने परसेंट होती है गर्ल्स एंड बॉयज? ये हमेशा क्या होगी? 100% होगी। और इट वॉज सोल्ड एट, ये जो लफ्ज है तो हमेशा बड़ा कॉमन सा है, सोल्ड मतलब सेलिंग ही होगी। ये वाली कौन सी प्राइस हो गई उसकी? दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस वन इज द कॉस्ट प्राइस। क्या हमने सेलिंग प्राइस की परसेंटेज निकालनी है या प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है? किसकी परसेंटेज निकालनी है? प्रॉफिट की। तो हमने कल भी दो तरीके किए थे, आज भी मैं दोनों तरीके ही बताऊंगा। पहला तरीका यह है कि पहले डायरेक्टली क्या निकाल लो, पहले प्रॉफिट निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कितना आएगा हमारा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना आ गया? 5,000 माइनस 4,000 विच इज इक्वल्स टू 1,000। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी हमारी $4,000, जिसको हमने क्या कहा था कितने परसेंट है? 100% है। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो मुझे बताओ प्रॉफिट है कितना? यूनिटरी मेथड लगाओ इसके ऊपर, कितने परसेंट आ जाएगा? X%। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 1000 multiply by 100 x multiply by 4,000, this whole thing is divided by 4,000। जवाब आया हमारे पास कितना? ये दो जीरोस गए, इन दो जीरोस के साथ ये वाला इसके साथ गया। 100/4 is 25%। अब ये जो 25% है ये डायरेक्ट किसकी परसेंटेज आई है? ये है परसेंटेज प्रॉफिट आ गया डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि आपने $1,000 इस्तेमाल किया है और $1,000 इटसेल्फ क्या था? ये प्रॉफिट था। तो इसके सामने जो चीज निकलेगी वो परसेंटेज की प्रॉफिट की परसेंटेज निकलेगी। सेकंड मेथड क्या है? 5,000 की परसेंटेज निकाल लो, लेकिन वो प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं आएगी। वो ऐसे आएगा 4,000 इज इक्वल्स टू 100%। 4,000 इज इक्वल्स टू 100%। 5,000 इज इक्वल्स टू X%। 5,000 इज इक्वल्स टू X%। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4,000 इज इक्वल्स टू X इज इक्वल्स टू X। ये तीन जीरोस इन तीन जीरोस के साथ कैंसिल आउट हो गए। 4 1s are 4, 25 are आंसर इज 125x की यूनिट्स थे परसेंटेज। बच्चों ये प्रॉफिट नहीं आया, अभी ये प्रॉफिट नहीं आया। ये गौर करें, आपने x के सामने क्या लिखा हुआ है? 5,000 कौन सी प्राइस थी? सेलिंग प्राइस। तो ये जो सी 125% आई है ये किसकी परसेंटेज है? सेलिंग प्राइस की परसेंटेज। हाँ या ना? आपने तो किसकी परसेंटेज निकालनी थी? प्रॉफिट की। तो आपको आखिर में एक और स्टेप करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा 125 माइनस 100। 125 माइनस 100। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो परसेंटेज प्रॉफिट विल बी सेलिंग प्राइस की जो परसेंटेज है उसमें से कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज माइनस कर ले। तो सेलिंग प्राइस की ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस की हमेशा 100 ही आएगी। तो जवाब क्या आएगा इसका? 125%।
जवाब क्या आएगा इसका? 25%। हमेशा इसका जवाब आ जाएगा पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज हम तो डिफरेंस ही निकालते हैं। ठीक है, पर्सनली वो वाला तरीका ज्यादा बेहतर है जिसमें डायरेक्ट आंसर आते हैं। कल भी मैंने कहा था डायरेक्ट आंसर निकालें, ठीक है बात की नहीं, ताकि आंसर में कुछ ऊंच नीच करने की जरूरत ना पड़े आपको। पहले से उस फॉर्म में कन्वर्ट करें और एंड में सिर्फ उसको अपने उसमें वैल्यूज पुट करें यूनिटरी मेथड में, डायरेक्ट आंसर निकालें। एक सवाल लिखें, एक क्वेश्चन लिखें। A car is bought for $200. A car is bought for $200 and sold at a profit of 5% on a profit of sold on a profit of 5%. Find the selling price. Find the selling price. Given data क्या है हमारे पास? Cost price, that is $200, which is always equals to 100%, which is always equals to 100%. It is sold at a profit of 5%. Profit कितना है? Equal to 5%. Find the selling price. Selling price निकालनी है। Selling price equal to X dollars. Selling price equal to X dollar. क्या selling price की परसेंटेज हमें पता है? What is the percentage of selling price? कितनी है? 5%. 100 प्लस उसमें जो प्रॉफिट आएगा 100% प्लस 5%। 5% कौन से वाला है? ये इसके अंदर प्रॉफिट ऐड होगा, और ये 100% कौन से वाला है? जो उसका कॉस्ट प्राइस है। समझ आ रही है कि नहीं? इसको इस्तेमाल करें आप। $200 इक्वल टू 100% और 105% इज इक्वल्स टू X डॉलर्स। ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, X का आंसर आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 105 ओवर 100 ओवर 100, 00 कैंसिल आउट, 105 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 210। 210 डायरेक्टली आंसर आया क्योंकि उसके सामने 105 क्या था बताएं? सेलिंग प्राइस की परसेंटेज थी। समझ आ गई बच्चों? क्लियर हो गया? यहां तक कोई मसला तो नहीं है किसी को? एक और सवाल लिखें। A car is bought for $3,000. A car is bought for $3,000 and sold at a profit of 15%. Find the profit. Find the profit.
फाइंड द प्रॉफिट। जी इसी तरह से सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द प्रॉफिट। आप लोग कंफ्यूज क्यों हो गए? आपको तो मालूम है द कार इज बॉट फॉर $3000। ये आपके पास बाइंग प्राइस हमेशा क्या है? कॉस्ट प्राइस विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100%। यही इस्तेमाल करें। आप लिखेंगे $3000 इज इक्वल्स टू 100%। यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट। प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? 15% इज द प्रॉफिट। उसके सामने एक्स आ जाएगा क्या? डॉलर्स में प्रॉफिट। राइट साइड पर 15 लिखा है परसेंटेज में प्रॉफिट, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा आपका डॉलर्स में प्रॉफिट। बिकॉज ये स्टैंडर्ड आपको पहले से पता है, ये आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए निकाल लिया। कार इज बॉट, बॉट मींस बाइंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हो गई है, वो एक्चुअल प्राइस हो गई है, वो उसकी स्टैंडर्ड प्राइस हो चुकी है, जो हमेशा वो बोले ना बोले किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? 100% के बराबर होगी। सेलिंग प्राइस है वो भी 100% वो बन जाएगा। क्या चीज? अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस है तो वो स्टैंडर्ड वो मैं सवाल देता हूँ अभी इस तरह, ठीक, मैं सवाल देता हूँ। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब आएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 100। x मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये नीचे आकर 100 क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा। 0000 कैंसिल आउट और 330 इंटू 15 इज $450। ये डायरेक्टली क्या आ गया आपका? प्रॉफिट आ गया, क्योंकि प्रॉफिट की परसेंटेज हमें पता थी। नहीं, हमने निकालना क्या कहता है, ये तो कॉस्ट प्राइस है ना। सुन ले जरा मेरी बात, जरा प्लीज सुने। ये तो कॉस्ट प्राइस है ना कि एक गाड़ी उसने खरीदी 3000 की है और 15% प्रॉफिट पर बेच दी है, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको? सेलिंग प्राइस नहीं। अगर आप इसकी सेलिंग प्राइस निकालते हैं वो उसमें फिर आप 115% निकालेंगे, तो उसके लिए फिर यहाँ पे आपको 115 लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके सामने जो x आएगा वो प्रॉफिट नहीं होगा, वो सेलिंग प्राइस आएगी, क्योंकि आप इसके सामने जो परसेंटेज कंसीडर कर रहे हैं वो आप सेलिंग प्राइस की परसेंटेज समझ रहे हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सवाल की वर्डिंग्स पे जरा तवज्जो दे। हमने सवाल में लिखा इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द प्रॉफिट। पिछला सवाल क्या था? फाइंड द सेलिंग प्राइस, जिसकी वजह से आपने उसमें ऐड किया था। अगर इसका एक और पार्ट है ना कि बताए मुझे इसकी सेलिंग प्राइस, तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी 3000 प्लस प्रॉफिट। अगर इसका एक पार्ट है, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि आप इसकी सेलिंग प्राइस बाद में आपसे पूछता है, अव्वल तो मैं पहले ही निकाल देता इसको 115% निकाल के। क्यों जी? पहला तो यूनिटरी मेथड ही निकलवा देता है इसको, लेकिन एक वैसे करते करते एक सजेशन आई है कि अगर पार्ट नंबर बी आता है और बी में वो हमसे पूछता है कि सेलिंग प्राइस निकालो, तो हम क्या कर सकते हैं, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी इसमें हम ऐड कर लेंगे $450। सही, ठीक है बात की नहीं? जो अगर एज अ फर्स्ट पार्ट आता तो मैं ऐसा ना करता, मैं डायरेक्टली 115% निकाल लेता उसका, और उसका आंसर भी 3450 ही आना था। उसका आंसर भी इतना ही आना था, 3450, अगर उसने सेलिंग प्राइस मांगी होती तो। अगर समझ आ रही कि नहीं? जस्ट कंडीशनली। एक और सवाल लिखें। A car is sold at a price of $5,000. The car is sold at a price of $5,000. जी, अभी सेलिंग प्राइस दी है उसने। A car is sold at a profit of car is sold at $5,000. A car is sold at $5,000. What was the cost price? What was the cost price?
if profit earned was 25%, if profit earned was 25%, profit earned was 25%. अब क्वेश्चन में देखें जरा गिवन क्या चीज है. A car is sold at a profit at $5,000. ये वाली कौन सी प्राइस है इसकी, बताएं बच्चों. दिस इज द सेलिंग प्राइस. व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी $X, जो कि किसके बराबर होगी, बताएं मुझे, 100% के बराबर होगी. क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमेशा किसके बराबर होती है, 100 के. हमें पता नहीं, हमने इसलिए उसको X कह दिया. कहता है अगर ये जो सेलिंग उसने की है, इफ द प्रॉफिट अर्न्ड वाज 25%, मतलब जो सेलिंग हुई है कितने परसेंट पे हुई है, ये 125% पे हुई है. जो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज आएगी, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज आएगी. सेलिंग प्राइस हमेशा होती क्या है, ओरिजिनल प्राइस में प्रॉफिट ऐड होता है. तो इसका आएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस था 100%, प्रॉफिट था कितना 25%, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज है 125%. तो गिवन स्टैंडर्ड क्या है सवाल में, 125% इज इक्वल्स टू $5,000. 125% is equals to $5,000. 100% is equals to $X. मेरी बात समझ आ रही है. ये पहला सेंटेंस समझ आया, ये वाला, ये पहला सेंटेंस समझ आया कि 5 ना उसने प्रॉफिट कई डॉलर्स दी हुई है, समझ रहे कि नहीं. इसने 25% की कॉस्ट नहीं दी हुई, पैसे नहीं दिए हुए, उसने इनडायरेक्टली सेलिंग प्राइस बताई हुई है. सेलिंग प्राइस है 5,000 और 25% प्रॉफिट भी हुआ था उसको. तो इसका मतलब यह है कि जो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज थी वो 125 थी. कितनी थी, 100, लास्ट रो कितनी थी, 125. क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा ओरिजिनल प्राइस से थोड़ी ज्यादा होती है प्रॉफिट के केस में. ठीक है, सवाल है यहां से किसी का, यहां से किसी का सवाल है, तवज्जो रखें. ये बात समझ आ गई है कि नहीं. आगे इसको सिंपल क्या कर लें, तवज्जो रखो बच्चों सारे. 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125 डिवाइडेड बाय 125. ठीक है, अब इसका आंसर निकाल लें, क्या आएगा. 100 25 4 जार 25 5 जार 5 1 जार 5,000 टाइम्स आ गया कितना, 4,000. तो ये 4,000 आ गया हमारी कॉस्ट प्राइस. ठीक है, मतलब क्या है कि हर सवाल में आपने ये चीज नोट करनी है कि मैं किस वैल्यू को किस परसेंटेज की इक्वल कर सकता हूं. और सिंपल सी प्रॉफिट लॉस की ही सिचुएशन है हर दफा. सवाल लिखें. A car is sold at $3,000. A car is sold at $3,000, making a profit of 15%. Find the profit. Making profit of 15%. Find the profit. सुन लो, A car is sold. अब ये कौन सी प्राइस है, ये वाली, ये आ गई आपकी सेलिंग प्राइस. मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15%. मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15%. अब इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100. बच्चों समझ आ रही है कि नहीं, इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, 100.
15%। कितने परसेंट? क्यों? क्योंकि देखिए ना, उसने प्रॉफिट का सिनेरियो डिस्कस किया हुआ। अगर ये लॉस होता तो मैं सेलिंग प्राइस को 85% कह देता। तो इसका मतलब यह है कि हमेशा एक स्टैंडर्ड की तलाश में होते हैं हम लोग, और हमें मिल जाता है $3000 इज इक्वल टू किसके बराबर? 115%। फाइंड द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट खुद कितना था? 15% था। प्रॉफिट खुद कितना था? सॉरी, ये मैंने 25 से डिवाइड किया है, आप अपना कर लो ना। बिल्कुल आ सकते हैं, कोई प्राइस आपकी डेसिमल में हो सकती है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 15 होल डिवाइडेड बाय 391 पॉइंट में आ रहा है सर। कोई बात नहीं, आपने डॉलर्स निकालने हैं। 391.3 91.3। दूसरा डेसिमल प्लेस बताएं। 30 है, बस चलें ठीक है, $30। करेंसी में 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है ना वो सेंट्स की तरफ जा रही होती है बात। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई? ये 391.3 ये क्या है? दिस इज प्रॉफिट, बिकॉज आपने 15% किसको माना था? ये है आपका परसेंटेज प्रॉफिट। तो इसके सामने जो चीज आएगी वो हमेशा आपकी डॉलर्स में आएगी एज अ प्रॉफिट। नेक्स्ट सवाल लिखें। A car is sold making a profit of 40%. A car is sold making a profit of a car is sold making a profit of 40%, which is equal to $500, which is equals to $500. A car is sold making a profit of 40%, which is equals to $500. Find the actual price of the car. Find the actual price of the car. करें जी। Find the actual price of the car. बस सवाल लिख दिया, खामोशी से कोशिश करें। जो प्रॉफिट किसके बराबर है? $500 के बराबर है। A car is sold at a profit of 40%, which is equal to $500. Find the actual price. Actual price हमने find out करनी है। Actual price की परसेंटेज क्या होती है गर्ल्स एंड बॉयज? It is always equals to 100%। ठीक है, जरा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। x मल्टीप्लाई बाय 40, 500 मल्टीप्लाई बाय 100, x इक्वल्स टू 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है जी, ये 0 इस 0 के साथ कटा, 4 1s are 4, 25s are 25 इंटू 5 इज 125 और 7 क्या आ जाएगा? 0। तो आंसर किस में आया? $1250। ये उसकी कौन सी प्राइस है? एक्चुअल बोले या उसको कॉस्ट प्राइस बोल लें, क्योंकि ये आपने निकाली थी किसके लिए? 100% के लिए, और 100% हमेशा कौन सी वाली होती है? एक्चुअल प्राइस होती है। ठीक है जी। जी 40% लेके इसको 500 से माइनस करेंगे। हाँ, 140% आप जब निकालेंगे, ठीक है, 140% किसका? प्रॉफिट समेत तो वो किसके बराबर होगा? 500 से माइनस करके। हाँ, आप पहले मतलब इन्होंने यूं किया, पहले सेलिंग प्राइस निकाल ली है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दिया तो कॉस्ट प्राइस आ गई। वैसे लंबा तरीका है तो ठीक है, वो हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं।
ठीक है, मतलब इनका एक और तरीका क्या है कि वो 40% इज इक्वल टू $500 एंड इन्होंने 100% नहीं निकाला, इन्होंने क्या निकाल दिया 140% निकाल दिया। तो वो जो 140% है ना वो सेलिंग प्राइस निकलवाएगा आपको। तो जब सेलिंग प्राइस आ जाएगी तो उसमें से फिर से जो आप ऐड करके 100% में 40 ऐड करके जो नया आंसर निकल रहा है उसमें से माइनस करके नया आंसर आएगा। मतलब क्या, सेलिंग प्राइस निकालेंगे उसमें से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे फिर। ठीक है बात के नहीं, सॉरी प्रॉफिट को माइनस करेंगे, $500 माइनस करेंगे, फिर आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, दैट इज 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। A car is sold at some price. A car is sold at a certain price. A car is sold at a certain price, making a profit of 20%. Making a profit of 20%, which is equal to $600. Which is equals to $600. Find the selling price. Find the selling price. सब बच्चे अपना अपना करें प्लीज। If a car is sold at some price, making a profit of 20%, which is equal to $600, find the selling price. बगैर कैलकुलेटर के करने की कोशिश करें। कर लिया? A car is sold at some price, making a profit of 20%, which is equals to $600. Which is equals to $600. Find the selling price. अब प्रॉफिट उसने परसेंटेज में दिया हुआ है और डॉलर्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर 20% प्रॉफिट है और $600 बन रहा है तो सेलिंग प्राइस निकालिए। तो सेलिंग प्राइस की नेचुरल जरा सोचो परसेंटेज क्या होगी, 120। 100 कितना 20, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या निकाल दो 120% इज इक्वल टू $X। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं, बताएं मुझे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 120 इंटू दिस x मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 20 इधर आ जाएगा, 20 दूसरी तरफ आ जाएगा, तो 20 1 एंड 20 6 तो जवाब आएगा $3600 आ गया। ये डायरेक्ट किसका आंसर आ रहा है, डायरेक्ट किसका आंसर है, सेलिंग प्राइस का आंसर है। A car is bought at $1,000. A car is bought at $1,200. A car is bought at $1,200. A car is bought at $1,200 and sold at $900. A car is bought at $1,200 and sold at $900. Find the percentage loss. Find the percentage loss. Find the percentage loss.
कार इज बॉट एट 5,000 और कितना था? कार कितने की खरीदी थी? $1,200 एंड इट इज सोल्ड एट $900. फाइंड द परसेंटेज लॉस. आपने सेलिंग प्राइस की परसेंटेज पहले निकाली है, डायरेक्ट लॉस निकाल लिया. डायरेक्ट लॉस निकाल लो, मुश्किल तो नहीं है. लॉस कितना आएगा? लॉस इज इक्वल टू $1,200 माइनस $900. तो आंसर इज $300. तो यहां पे आप करें x% इज इक्वल टू $300. अब इस सवाल में जो ये आपने निकाला, ये डायरेक्ट क्या है? लॉस है. ठीक है, तो इसके सामने जो यहां पे जो आंसर आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा? परसेंटेज लॉस आएगा. क्या आएगा? डायरेक्ट परसेंटेज लॉस आएगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें. 100 मल्टीप्लाई बाय 300, x मल्टीप्लाई बाय 1200. 1200 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. ठीक है, 1200 दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा. ये दो जीरोस इन दो जीरोस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे. 3 4 टाइम्स एंड 3 100 टाइम्स. 4 1 टाइम्स 4 25. तो x कितना आ गया? 25%. और ये 25% क्या है? ये लॉस है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें. A car is bought for $5,000. A car is bought for $5,000 and it was sold at a loss of. A car was bought at $5,000 and it was sold at a loss of 20%. It was sold at a loss of 20%. It was sold at a loss of 20%. Find the selling price of the car. अब सेलिंग प्राइस कितने में आएगी? कितने परसेंट में होगी उसकी सेलिंग? नो, 80% पे आएगी. 100% इज इक्वल्स टू $5,000. सेलिंग प्राइस निकालनी थी, लॉस हुआ था. कितने का लॉस? 20% का हुआ था. सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 80%. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 100. तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? $4,000 आ जाएगी. दिस इज द सेलिंग प्राइस. आप नोट करें, लॉस के केस में सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से. ये वाली कौन सी प्राइस थी? ये थी कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है बिकॉज लॉस हुआ है उसको. ठीक है, तो उसने सस्ती बेची है. ठीक है, 5,000 नहीं था, 500 था, 5,000 था. जीरो बढ़ा दें, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. An object was sold at $1,400. An object was sold at $1,400 and a loss of 70% was suffered. And a loss of 70% was suffered. Find the loss suffered. Find the loss suffered. An object was sold at $1,400 and a loss of 70% was suffered. ये कौन सी प्राइस है? 1,400 सेलिंग प्राइस. कितने लॉस के बाद?
70% लॉस के बाद, तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितने परसेंट के इक्वल होगी? कितने परसेंट के? 30% के इक्वल होगी। सवाल पूछा हुआ फाइंड द लॉस सफर्ड या क्या? फाइंड द लॉस सफर्ड, तो लॉस सफर्ड कितना होगा? 70% इज इक्वल टू एक्स डॉलर्स। निकालें इसको। जी बच्चों, 3266. x मल्टीप्लाई बाय 30, तो 30 दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। डेसिमल्स में आंसर आ रहा है 3266.66. 67 कह देते हैं इसको। ये क्या था उसका? व्हाट वाज दिस? ये था उसका लॉस। लास्ट क्वेश्चन है वो लिखें जरा। An object was sold at a loss of 25%. An object was sold 40%. at a loss of 25%. Find the actual price. Sold. An object was sold at a loss of 25%. सारे बच्चे साथ चलें। Sold at a loss of 25%. Find the actual price if the loss suffered was $500. If the loss suffered was $500. An object was sold at a loss of 25%. Find the actual price if the loss suffered was $500. ये करा दूं या हो जाएगा? जवाब बताएं। आप बताओ बच्चे, जल्दी करें। निकाल लिया जी? करा दूं या हो जाएगा? हो जाएगा। क्या जवाब आया? 1500 या 2000? 2000। किस किस का 2000 के अलावा कुछ आया? कुछ और आया? What was the question? An object was sold at a loss of 25%. Find the actual price if the loss suffered was $500. ये लॉस है, इट इज इक्वल टू $500। एक्चुअल प्राइस क्या होगी उसकी? 100% इज इक्वल टू एक्स डॉलर्स। ठीक है, 25% लॉस था, डॉलर्स में लॉस 500 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 100 मल्टीप्लाई बाय 500, एक्स मल्टीप्लाई बाय 25। 25 राइट पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 25 1 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, साथ 0 आ गया। ठीक है, जवाब कितना आएगा इसका? $2000। ये आ गया 100% के अगेंस्ट। तो 100% क्या था आपका? क्या था आपका? कॉस्ट प्राइस। तो ये भी आपकी क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस या एक्चुअल या सर्वसमा आ जाए परचेजिंग प्राइस।